मैं आपके लिए वीडियो बनाने में दिल से मेहनत करता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि आप मेरे वीडियो देखते हैं पर लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते, तो सच में बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि मेरी सारी मेहनत अधूरी रह जाती है। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती, तो मैं और क्या कहूँ? बस यही उम्मीद है कि एक दिन आप मेरी मेहनत को समझेंगे और उसका सम्मान करेंगे। धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते हुए जुओ फैन ने पीले और मुरझाए हुए शांगवान युलिन की ओर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें न ही उदास शांगवान प्रकाश धुएं पर ठहरी, न ही उस आश्चर्य से भरे चेहरे पर। उसकी आंखें ठंडी थीं, जैसे उनमें हर भावना किसी उद्देश्य के पीछे छिपी हो। उसकी निगाहें बस पानी के मंडप की दिशा में केंद्रित थीं, और उसके हाथ धीरे धीरे उठ रहे थे, मानो किसी अप्रत्याशित संघर्ष के लिए तैयार हो रहे हों। इस असामान्य आत्मविश्वास से भरी पीठ को देखते हुए शांगवान किंगयान स्तब्ध रह गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये वही मिस्टर गु है जिसे मैं जानता था? नहीं, अब ऐसा नहीं लगता। वह कोई और था, एक ऐसा व्यक्ति जो अजीब था, जिसकी गहराई मापना असंभव था। लेकिन फिर भी गुयिफान में कुछ ऐसा था जो उसे बांध रहा था, एक अज्ञात ताकत जो उसके आकर्षण को बढ़ा रही थी। न केवल उसकी अप्रत्याशित शक्ति, बल्कि वह रहस्यमय आभा जिसे समझना मुश्किल था। मिस्टर गु, शांगवान किंगयान ने घबराते हुए कहा। जुओ फैन ने अपना ध्यान साए रखा, लेकिन अचानक किंगयान ने आग्रह किया, तीसरा बेटा यहाँ नहीं है। मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए महल में आना पड़ा। हमें पहले उसे ढूंढना होगा और इस खतरनाक जगह से बाहर निकालना होगा। ये सुनकर जुओ फैन ने अपने भौहें हल्की सी चढ़ाईं। उसकी आवाज में हल्की शंका थी। तुम इसके लिए यहाँ आए हो? इस पर शांगवान युलिन, जो गहरे घावों के कारण चलने में असमर्थ था, अंदर ही अंदर हताश महसूस कर रहा था। उसकी नजरें दर्द और व्यंग्य से भर गईं। वह सोच रहा था, तुम्हारे लिए अभी भी वह छोटी सी चीज महत्वपूर्ण है, जबकि यहाँ मौत का साया मंडरा रहा है। शांगवान लाइट स्मोक ने संजीदगी से कहा, वह एक मासूम बच्चा है मिस्टर गु, हमें उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। जुओ फैन ने हल्की सांस ली और कहा, उसकी चिंता मत करो, वह यहाँ नहीं है। मैंने उसे पहले ही एक सुरक्षित जगह भेज दिया है। इस उत्तर पर शांगुआन लाइट स्मोक अवाक रह गई। उसकी आंखों में अविश्वास छलक रहा था। तो क्या तुमने मुझसे सच छिपाया? उसने पूछा। जुओ फैन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, जो होना था वह हो चुका है। अब तुम्हारे पास केवल दो विकल्प हैं, या तो यहां से निकल जाओ, या इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। उसकी ये बात सुनकर शांगुआन के चेहरे पर जिद्दीता उभर आई। उसने दृढ़ता से कहा, मैं नहीं जाऊंगी। मैं देखना चाहती हूं कि तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो। जुओ फैन ने उसकी बात पर केवल हल्की सी मुस्कान दी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो हर सवाल का जवाब चुपचाप दे रहा था। असहाय होकर अपना सिर हिलाते हुए जुओ फैन ने एक गहरी और बोझिल सांस ली। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें सच जानने और मुझ पर भरोसा करने का मौका दिया था। अगर तुम खुद अपनी जिद के कारण खतरे में पड़ना चाहती हो, तो इसके लिए मुझे दोष मत देना। जुओ फैन की आंखें स्थिर हो गई। अब उसमें कोई झिझक नहीं थी। उसने अपने हाथों में जटिल मुहरें बनानी शुरू कर दी, मानो किसी अदृश्य ऊर्जा के साथ खेल रहा हो। अचानक उसके हाथों की 10 उंगलियां आकाश के तारे सी चमकने लगीं, जैसे वे किसी अनजान भाषा में संवाद कर रही हों। उनकी हर हरकत रात के चांद की हल्की रोशनी में चमक रही थी, जिसे शांगुआन लाइट स्मोक की आंखें चकाचौंध हो गईं। उसके इस अभूतपूर्व कौशल ने लड़की को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह सोच रही थी, यह इंसान है या कोई जादुई प्राणी? उसकी आंखों में छलकता आश्चर्य हर शब्द से परे था। जुओ फैन ने अपनी ठंडी और स्थिर निगाहें पानी के मंडप पर टिका दीं। उसकी हर हरकत उस मौन को तोड़ रही थी, जो अब तक वहां पसरा हुआ था। चांद के बीच में पानी अशांत था, और बर्फ से जमे दिल की हलचल शांति की ओर अग्रसर थी। इन शब्दों के साथ जुओ फैन ने अपने दोनों हाथों को हवा में उठाया, और अचानक एक अदृश्य लहर पूरे क्षेत्र में फैल गई। जल मंडप के भीतर पानी की हर बूंद मानो उसकी आवाज पर कांपने लगी। अचानक आकाश से गिरती चांदनी एक बर्फीले आलोक में बदल गई और जल मंडप को अपने प्रकाश में समेट लिया। ठंडी चांदनी मानो समय को स्थिर कर रही हो। हवा में बहती ठंडक हड्डियों तक पहुंच रही थी, और हर कोई स्तब्ध था। शांगुआन लाइट स्मोक अपनी आंखों से इस चमत्कार को देख रही थी। उसका दिल सवालों से भर गया था। वह सोच रही थी, यह कैसी शक्ति है और इसका उद्देश्य क्या है?
आखिरकार जुओ फैन की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर चमक उठी। जैसे ही चांदनी की ठंडी परत हटी, पानी का मंडप पूरी तरह से एक बर्फ की मूर्ति में बदल चुका था। 100 फीट ऊंची और राजसी, लड़की का दिल इस दृश्य की सुंदरता से भर उठा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, जुओ फैन ने एक हल्की सी हरकत की और पूरी बर्फीली संरचना अचानक बिखर गई। टुकड़े हवा में तैरने लगे और जल मंडप मानो अस्तित्व से गायब हो गया। इस पूरे क्षण में जुओ फैन ने अपनी योजना सफलतापूर्वक पूरी कर ली थी। शांगुआन लाइट स्मोक, जो इस असाधारण दृश्य से स्तब्ध थी, फुसफुसाई, तुमने ये सब क्यों किया? इतनी खूबसूरत चीज को क्यों नष्ट कर दिया? जुओ फैन ने उसकी ओर देखा, उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए हंसते हुए कहा, तुम्हारी चिंता की जगह मुझे कुछ और सोचने दो। अब तक के आंदोलन ने कई आंखों को आकर्षित कर लिया होगा। यह कोई शो नहीं है जिसे बार बार देखा जाए। इसके बाद जुओ फैन ने अपनी नजरें दूर कर ली और उस दिशा में देखने लगा जहां हलचल धीरे धीरे शांत हो रही थी। अगर तुम इसे नियंत्रित करना चाहते हो तो भले ही तुम्हारा अंत क्यों न हो जाए, क्या तुम परिवार को उनकी आखिरी सांस तक सुंदर दृश्यों का आनंद लेने नहीं दोगे? उसने ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। उसकी आंखें शांगुआन किंगयान की ओर देख रही थीं, जो पल भर के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर गहरी सांस भरते हुए उसने अपनी आंखें झुका लीं। वास्तव में जीवन सुंदर है, वह इस सच्चाई से अनजान नहीं थी। लेकिन इस पल अपनी जिंदगी से अधिक वह इस रहस्यमय व्यक्ति के इरादों को जानने के लिए व्याकुल थी। फिर भी उसने कदम पीछे खींच लिए, मानो उसने खुद से समझौता कर लिया हो। जुओ फैन ने उसकी ओर देखा। उसकी नजरों में भावनाओं का कोई झोंका नहीं था, केवल उदासीनता थी। शांगुआन किंगयान की हल्की करार सुनकर उसने थोड़ी मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिलाया। वह मुस्कान कड़वाहट से भरी थी, मानो किसी अप्रत्याशित सत्य का सामना कर रही हो। आश्चर्यजनक है, उसने खुद से कहा। यह वही शांगुआन किंगयान है जो दुनिया के किसी भी पुरुष को तिरस्कार से देखती थी, और आज वह खुद इतनी मूर्खतापूर्ण बातें कर रही है। इस बीच हवा में एक नई हलचल फैलने लगी। दूर युद्ध के मैदान से आती टूटी हुई हवा की आवाज तेज होती जा रही थी, मानो किसी बड़े तूफान की आहट हो। युद्ध का मैदान कुछ ही समय पहले तक खून की नदियों में बह रहा था। शांगुआन परिवार और वांगफू गार्ड्स के बीच घमासान लड़ाई चल रही थी। हर ओर चीख पुकार, लहूलुहान जमीन और टूटे हुए हथियार बिखरे पड़े थे, लेकिन फिर भी शांगुआन परिवार धीरे धीरे बढ़त बना रहा था। 3 बुजुर्ग, जिन्होंने एक बार डैन खिंगशेंग को चुनौती दी थी, अब अपनी सीमा पर पहुंच चुके थे। पहले ही घायल हो चुके एक बुजुर्ग की ताकत घट रही थी और बाकी 2 अपने साथी का बोझ उठाने की कोशिश में थक रहे थे। युद्ध की स्थिति ने शांगुआन परिवार को अनिश्चित मोड़ पर खड़ा कर दिया था। अगर परिवार के ये मुख्य योद्धा गिर गए तो पूरे परिवार का पतन निश्चित था। इससे डोंगजोउ की शक्ति कमजोर हो जाती और 4 राज्यों की सेना के बीच भयावह खामियां उभरती। ये स्थिति उन राज्यों के लिए विजय का सुनहरा अवसर बन सकती थी जो वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आज का ये युद्ध सिर्फ मैदान पर लड़ाई नहीं है, जुओ फैन ने अपने भीतर की बेचैनी को महसूस करते हुए सोचा। यह 5 राज्यों के भविष्य को लिखने वाला पल है। लेकिन फिर भी उसके भीतर कुछ अजीब सा खटक रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई अनदेखा खतरा अभी भी मंडरा रहा हो। उसकी आंखें संकुचित हो गईं और उसने एक गहरी और सतर्क आवाज में बुदबुदाया, यहाँ क्या कुछ ऐसा है जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी? दूर युद्ध का मैदान, जहां हथियारों की आवाज आसमान में गूंज रही थी, मानो जुओ फैन की आशंका का उत्तर देने वाला था। गृहस्वामी, हमारे लोग अब थक चुके हैं, कई घायल हो गए हैं और कुछ तो लड़ने की स्थिति में भी नहीं है। गृहस्वामी, दुश्मन अत्यधिक शक्तिशाली है, हमें कुछ अलग सोचना होगा। गृहस्वामी, हमें घेरने की तैयारी हो रही है। गृहस्वामी, ऐसा लगता है कि हमारी रणनीति पर्याप्त प्रभावी नहीं रही है। इन हताश पुकारों के बीच शांगुआन फेक्सियोंग खड़े थे। उनका चेहरा चिंता और दर्द की छाया से ढका हुआ था। इन पुकारों में छिपा हुआ भय और उम्मीद का अंत उनके दिल को गहराई तक चीर रहा था। यह सब मेरी ही गलती है, उन्होंने मन ही मन सोचा। मैंने परिस्थिति को सही से समझा नहीं और एक ऐसा निर्णय ले लिया जिसने हमें इस स्थिति में ला दिया। उन्होंने दूरबीन उठाई और युद्ध क्षेत्र पर अपनी नजर दौड़ाई। वहां उनका हर योद्धा, हर साथी पूरी ताकत और साहस के साथ लड़ रहा था। कुछ थक चुके थे, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी जिंदा थी। शांगुआन ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की ताकत को महसूस किया। भाइयों,
उन्होंने गहरी और स्थिर आवाज में कहा, हमने बहुत बलिदान दिए हैं, लेकिन हमारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। हम शांति और सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गुलियुआन, जो उनके सबसे करीबी और निष्ठावान साथी थे, आगे बढ़े और बोले, गृहस्वामी, चिंता मत करें। जब तक हम एकजुट हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। हमें एक आखिरी बार पूरी ताकत से कोशिश करनी होगी। उन्होंने सभी योद्धाओं को प्रेरित करते हुए कहा, साथियों, याद रखें, हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। ये वक्त हमारी ताकत और एकजुटता का प्रमाण होगा। शांगुआन के शब्दों ने एक नई ऊर्जा का संचार किया। सभी ने एकजुट होकर दुश्मन का सामना करने की ठान ली। दूसरी ओर बाइवे जिंगवेई, जो अपने गार्ड के साथ खड़े थे, स्थिति को गौर से देख रहे थे। एक गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रधानमंत्री, ये लड़ाई अब हमारी मुट्ठी में है। दुश्मन टूट चुका है। लेकिन बाइवेई की आंखों में चिंता की छवि साफ थी। उन्होंने कहा, हमने परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ा है, लेकिन सावधानी हमेशा जरूरी है। अभी जीत का दावा करना जल्दबाजी होगी। गार्ड ने आत्मविश्वास से कहा, प्रधानमंत्री, अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता। हमारा हर कदम मजबूत है। बाइवेई ने गहरी नजरों से दूर क्षितिज को देखा और कहा, फिर भी कुछ ऐसा है जो अनकहा है। हमें अपनी रणनीति को और भी मजबूत बनाए रखना होगा। ये लड़ाई सिर्फ एक विजय नहीं, बल्कि सपक भी होनी चाहिए। हर ओर से संघर्ष की लहरें शांत हो रही थीं और दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत और भविष्य की संभावनाओं को सोच रहे थे। धमाका! अचानक एक तेज और गूंजती हुई आवाज ने पूरे वातावरण को झकझोर दिया। बेली जिंगवेई, जो अब तक शांत और संतुलित दिखने की कोशिश कर रहे थे, पलटकर देखने पर हैरान रह गए। उनकी आंखें उस दिशा की ओर दौड़ीं जहां से यह अनहोनी थी। यह क्या था? उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन उनके शब्दों में चिंता और अविश्वास छिपा हुआ था। दूर से चमकती हुई चांदनी मानो आकाश से कोई दिव्य स्तंभ उतर रहा हो, धरती को अपनी शीतल परछाई से ढक रही थी। चारों ओर फैले युद्ध और हाहाकार में एक असामान्य शांति छा गई। लोग अपनी आंखें मूंदने को मजबूर हो गए, मानो ये रोशनी उनकी आत्मा को छू रही हो। कुछ क्षणों के बाद जब चांदनी फीकी पड़ने लगी, तो हर कोई स्तब्ध खड़ा था। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह क्या हुआ। यह लैंग हुआन मंडप का क्षेत्र है, बेली जिंगवेई ने धीरे से कहा। उनकी आवाज में पहली बार घबराहट महसूस हुई। चोंगटियान, क्या हम जाल में फंस गए हैं? उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म लिया। उन्होंने अपने आसपास खड़े गार्ड की ओर देखा और बोले, तुरंत मंडप की ओर बढ़ो। हमें आकाश तलवार को बचाना होगा। गार्ड ने शांत स्वर में विरोध किया, प्रधानमंत्री, अभी दुश्मन को इस तरह मौका देना उचित नहीं होगा। यदि हम अपनी स्थिति छोड़ देते हैं तो उन्हें बढ़त मिल सकती है। लेकिन बेली जिंगवेई ने उसके इस सुझाव को अनसुना करते हुए एक कड़ी आवाज में कहा, तुम तय करोगे या मैं? जो सबसे जरूरी है वह है हमारी विरासत की रक्षा, किसी भी कीमत पर, समझे? उनके आदेश पर तुरंत अमल किया गया। हवा ने नई ऊर्जा का संचार किया, जैसे कि हर कोई एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो। शांगुआन के परिवार के लोग, जो अब तक थके और हारे हुए थे, खुली हवा को महसूस करके एक बार फिर से जीवित महसूस करने लगे। हर सांस उन्हें इस अद्भुत जीवन का महत्व समझा रही थी। लेकिन इस सब के बीच बेली जिंगवेई का मन अब भी एक अज्ञात चिंता से भरा था। उन्होंने कहा, सबको तैयार रखो। अब कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये समय हर कदम सोच समझकर उठाने का है। दूसरी ओर डैन किंगशेंग ने अपने साथियों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह वक्त है। अब इसे और खींचने का कोई मतलब नहीं। जो होना था वह हो गया। आगे की तैयारी शुरू करो। ये कहते हुए उन्होंने आकाश की ओर देखा और अपने दिल में एक अजीब सी राहत महसूस की। हर कोई अपने अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहा था और हर कदम के साथ यह संघर्ष अब केवल युद्ध नहीं रह गया था, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने का संकेत बन रहा था। अनजाने में उस आदमी ने अपना सिर उठाया और अपने आसपास के लोगों की ओर देखा। उनके चेहरे थकावट और चिंता से भरे हुए थे, लेकिन उनके भीतर छुपी असहायता स्पष्ट झलक रही थी। सभी की आंखें शांगुआन फेक्सियोंग पर टिक गईं, जैसे उनके शब्दों का इंतजार कर रही हों। फेक्सियोंग, तुम ऐसे हो? क्या आप ठीक हैं? शांगुआन परिवार के लोग धीरे धीरे उनके पास इकट्ठा हो गए। हर चेहरा चिंता और आशा से भरा हुआ था। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या अब वे सुरक्षित हैं? शांगुआन फेक्सियोंग ने चारों ओर देखा। उनकी आंखों में अब भी थोड़ा भय और अनिश्चितता थी।
धीमी और भारी आवाज में उन्होंने पूछा, क्या हम खतरे से बाहर हैं? पास खड़े एक बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे बीच चल रही लड़ाई का फायदा उठाकर गुंबद चुरा लिया। वे जल्दबाजी में थे और वहां की पहरेदारी करने वालों को भी भटका दिया। शायद यही हमारा सौभाग्य था कि हम अब भी सुरक्षित हैं। उन्होंने दाढ़ी को हल्के से सहलाते हुए जोड़ा, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है, जिसने ये सब किया वह कितना चतुर होगा। वह हमारे संघर्ष का मूक दर्शक बनकर सही वक्त का इंतजार करता रहा। फेक्सियोंग, क्या हमें अब चोंगटियानजियन के पास जाने का प्रयास करना चाहिए? हो सकता है हमारे पास उसे वापस लाने का एक और मौका हो। शांगुआन फेक्सियोंग की आंखें गहरी सोच में डूब गईं। एक पल के बाद उन्होंने दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा, नहीं, हम पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं, अब और जोखिम नहीं उठा सकते। शांगुआन परिवार का अस्तित्व एक वस्तु से बढ़कर है। सभी को इकट्ठा करो और इस जगह को तुरंत छोड़ दो। बुजुर्ग अब भी अनिच्छा से बोले, लेकिन गृहस्वामी, वह आकाशीय तलवार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शांगुआन फेक्सियोंग ने उनकी ओर गंभीरता से देखा और बोले, आकाशीय तलवार महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन मैं इसे शांगुआन परिवार की नींव के ऊपर नहीं रख सकता। हजारों साल की मेहनत और प्रयास एक वस्तु से अधिक मूल्यवान है। हम इसे कभी प्राप्त करने का अवसर तलाश सकते हैं, लेकिन परिवार को नष्ट होने नहीं दे सकते। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एक पल के लिए शांत हो गए। उनके चेहरों पर अनमने भाव थे, लेकिन वे जानते थे कि गृहस्वामी का निर्णय अंतिम है। उन्होंने लोग तुरंत इस स्थान को खाली करें, फेयन शहर छोड़कर बाहर हमारी बैठक की जगह पर पहुंचे। गृहस्वामी, अब और कुछ नहीं, ये निर्णय है। शांगुआन फेक्सियोंग ने अपनी आवाज में अडिगता के साथ कहा। परिवार के सदस्यों ने उनकी आंखों में दृढ़ता देखी और निर्णय का सम्मान करते हुए सहमति में सिर हिलाया। तीनों गणमान्य व्यक्तियों ने एक दूसरे की ओर देखा और प्रशंसा में मुस्कुरा दिए। इस तरह शांगुआन परिवार ने अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस जगह को छोड़ दिया। शांगुआन फेक्सियोंग और उनके कुछ साथी आकाशीय तलवार के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वह तलवार, जिसके लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई, पहले ही किसी और के हाथ में जा चुकी है। बादलों को चीरती तेज आवाज गूंजती हुई नीचे की ओर उतर रही थी, मानो आसमान अपने रहस्यों का खुलासा करने को तैयार हो। लैंग हुआशुई मंडप के पास धुंध छंटने लगी और वह दृश्य धीरे धीरे सबके सामने उजागर हुआ। सबसे पहले जो व्यक्ति वहां पहुंचा, वह स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक सतर्क और चिंतित था। जैसे ही उसने आसपास फैले बर्फ के टुकड़ों को देखा, उसकी आंखें ठहर गईं। ऊपर की ओर देखते ही उसकी निगाहें उन दो परिचित आकृतियों पर जम गईं। जुओ फैन की स्थिर ठंडी नजरें जैसे उसके भीतर तक झांक रही थीं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी रहस्यमय मुस्कान ने वातावरण में एक अनकही कहानी लिख दी। शांगुआन किंगयान वहीं खड़ी थीं, पर उनके कदम धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। उनके चेहरे पर भय और संकोच का भाव था, जैसे वे कुछ कहना चाह रही हों, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। बेली जिंगवेई, जो हमेशा आत्मविश्वास और रणनीति में माहिर माने जाते थे, उनकी भौहें लगातार तनी हुई थीं। उनकी आंखों में बेचैनी और दुविधा थी। वह अपने भीतर उठ रहे सवालों के समुद्र को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर लहर उनकी बेचैनी को और गहरा कर रही थी। अंततः उन्होंने अपनी आवाज को कठोर बनाते हुए कहा, मास्टर जुओ, यहाँ क्या चल रहा है? क्या आप इस स्थिति को साफ कर सकते हैं? जुओ फैन ने उनकी ओर देखा, लेकिन उनके सवाल को हवा में उड़ाते हुए केवल एक हल्की रहस्यमय मुस्कान दी। उनकी चुप्पी में भी एक कहानी थी जो हर किसी को और अधिक सवालों में उलझा रही थी। इस बीच हवा में हलचल बढ़ने लगी। पीछा करते हुए डैन किंगशेंग, शांगुआन फेक्सियोंग और 3 जीन भी वहां आ पहुंचे। उनकी आंखें जैसे उस दृश्य को समझने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन जब शांगुआन फेक्सियोंग ने अपनी बेटी को वहां देखा, तो उनके चेहरे पर हैरानी और चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने धीमी लेकिन कठोर आवाज में कहा, यानर, ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्यों हो? शांगुआन किंगयान ने जुओ फैन की ओर एक झलक डाली। उनके चेहरे पर संकोच और धीमे स्वर में बोली, पिताजी, मैं यहाँ जियो सांजी के लिए आई थी, लेकिन जो कुछ यहाँ हुआ, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर शांगुआन फेक्सियोंग की आंखों में संशय और गहरा गया। उनके मन में उठ रहे सवाल अब और स्पष्ट होने लगे थे।
बेली जिंगवेई, जो हर स्थिति का आकलन करने में माहिर थे, ये सब देखकर व्यंग्य से हंस पड़े। ओह, शांगुआन प्रमुख, क्या आपको सच में ये सब समझ नहीं आ रहा, या आप जानबूझकर अनजान बने हुए हैं? शांग ने सख्त स्वर में कहा, बेली जिंगवेई, सीधे कहो, यह व्यंग्य का समय नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है तो साफ साफ कहो। हमारा परिवार कभी अपनी गलतियों से मुंह नहीं मोड़ेगा। बेली जिंगवेई ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, साफ कहूं? ठीक है, सुनो। इस पूरी स्थिति में आप शांगुआन परिवार ने बड़ी चतुराई से चाल चली है। आपने अपने पूरे परिवार को चारा बना दिया ताकि छुओ फैन जैसे जूनियर का रास्ता साफ हो सके, और अब आप अनजान बनने का दिखावा कर रहे हैं। वाह, मैं मानता हूं शांगुआन प्रमुख, आपकी यह चालाकी वाकई सराहनीय है। शांगुआन फेक्सियोंग ने क्रोध में कहा, बेली जिंगवेई, अपनी बातें सोच समझ कर कहो। हमारा परिवार कभी ऐसे कायरतापूर्ण तरीकों का सहारा नहीं लेता। हम जो करते हैं वह स्पष्ट और सम्मानजनक होता है, और अगर तुम ये समझने में असमर्थ हो तो ये तुम्हारी समस्या है। चारों ओर तनाव बढ़ता जा रहा था। हर व्यक्ति अपने भीतर उठ रहे सवालों से जूझ रहा था, लेकिन जुओ फैन अभी भी शांत खड़े थे, जैसे पूरी स्थिति पर उनका नियंत्रण हो। उनकी रहस्यमय मुस्कान ने सभी को और अधिक असमंजस में डाल दिया था। ये दृश्य, जहां हर कोई जवाब चाहता था लेकिन सवालों के जाल में फंसा हुआ था, किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। जैसे ही बेली जिंगवेई की टिप्पणी हवा में गूंजी, शांगुआन फेक्सियों के चेहरे पर हैरानी साफ छलकने लगी। उनके साथ खड़े 3 बुजुर्ग गुस्से से भर गए और आवेश में बोले, 100 मील की बातें छोड़ो, हमारे परिवार के मुखिया हमेशा से न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ रहे हैं। क्या तुम वाकई समझते हो कि हम इतनी ओछी और कुटिल चालें चलेंगे? हमारे घर का सम्मान और मूल्यों की प्रतिष्ठा हमारे लिए सर्वोपरि है। तुम्हारी ये बातें झूठ और धोखे से भरी हैं। हमें मजबूर मत करो कि हम अपना धैर्य खो दें। बेली जिंगवेई ने उनकी बातों को हंसी में उड़ाते हुए कहा, धैर्य? आप लोगों की ये आदर्शवादी बातें अब खोखली लगती हैं। पहले मैं भी मानता था कि शांगुआन फेक्सियोंग जैसे व्यक्ति सच्चे सज्जन हैं, लेकिन आज यहाँ जो हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया है। अपनी ताकत के लिए अपने ही परिवार को कुर्बान करना, अपने स्वार्थ के लिए मासूमों के खून का सौदा करना, क्या यही न्याय और धर्म है? अगर ऐसा है तो ये सज्जनता एक दिखावा मात्र है। यह सुनकर शांगुआन परिवार के बुजुर्गों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। उनकी आंखों में गहरा आक्रोश था, लेकिन शांगुआन फेक्सियों के चेहरे पर अब भी एक अजीब सा असमंजस और उदासी का भाव था। वह बुदबुदाए, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं? मैं तो हमेशा लोगों का भला सोचता आया हूं। यह सुनकर बेली जिंगवेई ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, भला? चलिए मान लेते हैं कि आपका दिल सही जगह पर है, लेकिन जो रास्ता आपने चुना उसने आपके इरादों पर स्याही डाल दी है। अपने परिवार के खून का सौदा करना और सम्राट की खुशामद करना, क्या यही एक सच्चे साधक का मार्ग है? आप भले ही अपने मन को समझा लें, लेकिन आपकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। इस बीच शांति से खड़े डैन किंग शेंग ने यह सब ध्यान से देखा। उनकी आंखों में एक हल्की मुस्कान झलक रही थी, जैसे वह इस खेल का अंत पहले से जानते हों। उन्होंने जुओ फैन की ओर देखा, जो एक कोने में खड़े होकर यह पूरा तमाशा देख रहे थे। डैन किंग शेंग सोचने लगे, यह लड़का जुओ फैन सचमुच अद्भुत है। इतने बड़े योद्धाओं को अपने इशारों पर नचाना वाकई हैरान कर देने वाला है। अचानक माहौल को भंग करती हुई कई आवाजें हवा में गूंजी। कुछ और लोग मंडप में उतरने लगे। शांगुआन फैन, जिन्होंने सारी हलचल सुन ली थी, तेजी से मंडप की ओर बढ़े। जैसे ही वह वहां पहुंचे, उनकी आंखें चारों ओर घूमने लगीं। बर्फ के टुकड़ों और इकट्ठे हुए लोगों को देखते ही उनके माथे पर बल पड़ गए। उनके स्वर में अधीरता और हैरानी थी। यह क्या हो रहा है? लैंग हुआ शुई मंडप कहाँ गया? और मेरी चोंगटियन तलवार? बेली जिंगवेई ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, फेयन तलवार राजा, मंडप की चिंता छोड़ दीजिए। असली सवाल यह है कि आपकी चोंगटियन तलवार कहाँ है? फेयन ने चौंकते हुए तुरंत कहा, हाँ, मेरी तलवार कहाँ है? यह सब क्या तमाशा हो रहा है? उनकी आंखें क्रोध और बेचैनी से भरी हुई थीं। उनकी नजरें हर किसी के चेहरे पर टिक रही थीं, जैसे वह उनसे जवाब की उम्मीद कर रहे हों। उन्होंने शांगुआन फेक्सियों की ओर इशारा करते हुए कहा, यह तलवार मेरे पास वापस लाओ, और अगर नहीं तो याद रखना, मैं अपने भाईचारे की परवाह नहीं करूंगा। शांगुआन फेक्सियोंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, फेयन,
वह तलवार मेरे पास नहीं है। नहीं है? फिर किसके पास है? फेयन ने व्यंगी करते हुए कहा। बेली जिंगवेई ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, फेयन, तलवार राजा, अगर तलवार शांगुआन फेक्सियों के पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह आपके परिवार से बाहर है। शांगुआन फेक्सियों के चेहरे पर इस टिप्पणी से असहजता की लहर दौड़ गई। वहां खड़े सभी लोगों की नजरें अब उन पर टिक गईं। मंडप में सन्नाटा छा गया था, लेकिन हर किसी के दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर सच क्या है? जैसे ही बेली जिंगवेई ने जुओ फैन की ओर इशारा किया, उनकी आंखों में एक दृढ़ता और चेहरे पर स्पष्ट गुस्सा झलक रहा था। ये देखते ही सभी लोग स्तब्ध रह गए। खासकर शांगुआन फेक्सियोंग और फेयुन ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी में अविश्वास और उपहास का मेल था। शांगुआन फेयुन ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, प्रधानमंत्री बेली, आप इस बच्चे को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? आकाश तलवार जैसी महान शक्ति मुझे शांगुआन परिवार के मुखिया को ही पहचानती है। यह बालक कौन सा करिश्मा रखता है जो तलवार उसके पीछे चली जाएगी? फेक्सियोंग भी सहमति में चुपचाप सिर हिलाने लगा। उनके चेहरे पर यह साफ झलक रहा था कि उन्हें यकीन नहीं था। आकाश तलवार केवल उन्हीं को स्वीकार करती है जो उसकी ताकत और उसके स्वभाव को समझते हैं। यह एक ऐसा संबंध है जो वर्षों की परस्पर समझ और जुड़ाव से बनता है। क्या वह एक अजनबी बालक, जिसने आज तक उस तलवार को करीब से देखा तक नहीं, इसका स्वामी बन सकता है? यह असंभव लगता था। लेकिन बेली जिंगवेई ने जुओ फैन की ओर गहरी निगाह से देखा। उनके स्वर में एक अडिग विश्वास था। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के तौर पर मैंने कई असंभव चीजें होते देखी हैं। स्काई स्वॉर्ड एक साधारण वस्तु नहीं है, यह एक आत्मा की तरह है। वह केवल उस व्यक्ति को स्वीकार करती है जो उसके मूल्यों के योग्य हो। चाहे वह शांगुआन परिवार का हो या न हो, सच्चाई खुद गवाही देती है। क्या मैं सही कह रहा हूं, मास्टर जुओ? जुओ फैन, जिन्होंने अब तक शांत और मुस्कुराते हुए सब कुछ देखा था, बेली जिंगवेई की बात सुनकर हल्के से मुस्कुराए। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपनी जगह से हिले और मैदान की ओर बढ़ गए जहां विवाद का केंद्र था। बेली जिंगवेई ने उनकी यह हरकत देखी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो तलवार सच में तुम्हारे पास है? यह सुनते ही बेली जिंगवेई की आवाज सभी के दिलों में गूंज उठी। शांगुआन फेयुन और फेक्सियोंग दोनों के चेहरे पर अविश्वास का साया था। उनकी आंखों में चौंक और शक साफ झलक रहा था। यह कैसे संभव है? फेक्सियोंग ने धीमे स्वर में खुद से बुदबुदाया, वह तो हमारे परिवार का हिस्सा भी नहीं है। लेकिन जुओ फैन के शांत और आत्मविश्वासी चेहरे को देखकर फेक्सियोंग की आंखों में हल्की बेचैनी झलकने लगी। उन्होंने झिकते हुए कहा, जुओ फैन, यह सब क्या है? क्या सच में आकाश तलवार तुम्हारे पास है? अगर ऐसा है तो हमें इसका कारण बताओ। शांगुआन खिंगयान ने भी घबराए हुए स्वर में पूछा, पिताजी, क्या हो रहा है? क्या हम पर हमला हुआ है? फेक्सियोंग ने लंबी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, हाँ, हम पर हमला हुआ। हमारे कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन सौभाग्य से यहाँ की हलचल ने ध्यान बटाया और हम बड़े नुकसान से बच गए। यह सुनकर किंगयान ने राहत की सांस ली, लेकिन उनका ध्यान अभी भी जुओ फैन पर टिका था। उनकी आंखों में अविश्वास के साथ साथ गहरी उत्सुकता थी। फेक्सियोंग ने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा, जुओ फैन, अगर यह सच है तो हमें बताओ, आकाश तलवार तुम्हारे पास कैसे पहुंची? और क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? युओ फैन ने एक पल के लिए सबकी ओर देखा। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वह कुछ बोले बिना मैदान के केंद्र में पहुंचे और वहां खड़े होकर शांत भाव से आसमान की ओर देखा। उनकी ये चुप्पी और उनके आत्मविश्वास से भरे कदमों ने पूरे माहौल को और रहस्यमय बना दिया। हर कोई उन्हें देख रहा था, जैसे अब बस सच्चाई का उजागर होना बाकी था। ओह, अब सब कुछ साफ हो गया। हम सभी मूर्ख थे। बेली जिंगवेई के चेहरे पर चौंक और हल्की हैरानी की झलक थी। उसकी आंखें फैल गईं और पलकें झपकीं। वह बुदबुदाए, हमने हमेशा सोचा था कि हम इस शतरंज के खेल के असली खिलाड़ी हैं, लेकिन अब समझ में आया कि हम तो बस किसी और के हाथों के मोहरे थे। वे जो चाहते हैं वो करते हैं और हम बस उनकी योजना का हिस्सा थे। हम सोचते थे कि हम ही सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन असल में हम सब बस एक बड़े खेल के अंदर थे। कितनी बड़ी विफलता है ये। उसकी आवाज में अब एक गहरी निराशा थी और उसका चेहरा हल्के से कांप रहा था।
उसे ये एहसास हो रहा था कि वह और उसके साथी, जो खुद को शक्तिशाली समझते थे, असल में एक छोटे से मोहरे की तरह थे जिसे एक खिलाड़ी अपनी इच्छाओं के अनुसार चला रहा था। फिर बेली जिंगवे की नजरें जुओ फैन पर ठहरीं। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी, जैसे वह किसी राज का पता लगाने के लिए तैयार हो। वह शांति से बोला, आप कौन हैं और आपने किसे अपना मोहरा बनाया है? जुओ फैन ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गु यिफान, एक साधारण कीमियागर, बस अपनी दुनिया में अकेला रहता हूँ। यह शब्द सुनकर सभी को हंसी आ गई, लेकिन किसी को भी यह हंसी नहीं आई। उनकी आंखों में अविश्वास और गुस्सा था, और यह जुओ फैन के उस अविश्वसनीय आत्मविश्वास को देखकर और भी गहरा हो गया। अब सभी का ध्यान उसकी ओर था। उन्होंने समझ लिया था कि वह केवल एक मामूली बालक नहीं था, वह तो उनके लिए एक वास्तविक खतरा बन चुका था, और उनकी आंखों में अब नफरत और डर दोनों थे। लेकिन इस सब के बीच शांगुआन किंगयान, जो अभी भी थोड़े भ्रमित थे, ने गहरी चिंता के साथ देखा। उन्होंने महसूस किया कि जुओ फैन उनकी आंखों से दूर जा चुका था और वह अब सब कुछ पर नियंत्रण रखता था। शांगुआन फेक्सियोंग और शांगुआन किंगयान दोनों की आंखों में अब तीव्र आक्रोश था। उनके अंदर का गुस्सा साफ झलक रहा था। इस छोटे से व्यक्ति ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था, और अब उनके सामने एक सवाल था, क्या यह लड़का वास्तव में इतना ताकतवर था कि वह उनके सभी प्रयासों को ध्वस्त कर दे? फेक्सियोंग, जो अब तक चुप थे, अचानक गुस्से से बोल पड़े, गु यिफान, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। वह नकली नक्शा, क्या तुमने जानबूझकर हमें फंसाया? जुओ फैन ने हंसी में जवाब दिया, हे, सच कहूं तो फर्क नहीं पड़ता कि नक्शा असली था या नकली, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री बेली ने पहले से ही अपना जाल बिछा दिया था। जो मैंने किया वह सिर्फ ये जानने का सवाल था कि यह जाल कहाँ रखा जाए। बेली जिंगवेई के चेहरे पर इस शब्दों के साथ एक ठंडी लहर दौड़ गई। वह अब पूरी तरह से चौंक चुके थे। तो तुम पहले से ही सब कुछ जानते थे? तुम कब से हमारी चालों को देख रहे थे? जुओ फैन के चेहरे पर एक चतुर मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में गहरी चालाकी थी, जैसे वह अंततः अपनी जीत के करीब पहुंच चुका हो। उसने कहा, डैनवांग सम्मेलन में तुमने जो भी किया, मैं उसे अपनी आंखों में देख रहा था। मैंने तुम्हारे इरादों को पहले ही भांप लिया था, और अब तुम्हारे खिलाफ शांगुआन यूलिन का विद्रोह, यह सब मुझे उम्मीद थी। यह सुनते ही शांगुआन फेक्सियोंग और किंगयान के चेहरों पर जो अशांति आई, वह साफ तौर पर दिखने लगी। वे शौक में थे। क्या शांगुआन यूलिन ने हमें धोखा दिया है? उनके चेहरे पर विश्वासघात का गहरा एहसास था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका सबसे करीबी रिश्तेदार शांगुआन यूलिन ने उन्हें धोखा देकर दुश्मन के साथ गठबंधन कर लिया था। यह घातक खुलासा था जो सबकी उम्मीदों को चकनाचूर कर चुका था। कुछ समय के लिए दोनों ने जुओ फैन को हैरान और चुपचाप देखा। यह विश्वास करना कठिन था, लेकिन बहुत जल्द ही बेली जिंगवेल की प्रतिक्रिया ने उसकी बातों को सही साबित कर दिया। उसकी आंखें थोड़ी झुकी हुई थीं, और बेली जिंगवेल के चेहरे पर भी एक क्षणिक हैरानी थी, लेकिन यह चमत्कारी रूप से गायब हो गया। और फिर ठंडी आवाज में उसने कहा, तो आप सब कुछ जानते हैं। तो क्या यह सच है कि आज दोनों पक्ष एक ही जाल में फंसे हैं? यह शब्द सुनकर शांगुआन यूलिन, जो पहले ही गंभीर रूप से घायल था और खून की उल्टी कर रहा था, अपने मुंह के कोने से एक हल्की हंसी छोड़ने के लिए मजबूर हुआ। हालांकि यह पूरी तरह से खामोश और निराश थी। उसका दिल जैसे सुलग रहा था, और उसने अपने मन में अनगिनत चीखें सुनी। प्रधानमंत्री बेली, आप तो सच में सभी को धोखा दे रहे हैं, और आप ऐसा कह रहे हैं कि शांगुआन फेक्सियोंग ने गद्दारी की है। क्या यह सच नहीं है कि वह किसी और के जासूस के रूप में काम कर रहा है? उसकी अंदर की चीखें अब पूरी तरह से बाहर आ रही थीं, लेकिन क्या वह जानता था कि यह अब कोई मायने नहीं रखता था? भले ही शांगुआन फेक्सियोंग विश्वास करे या न करे, जासूस होने का अब कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अब सब कुछ खुल चुका था। है प्रधानमंत्री बेली, आप वाकई एक चतुर व्यक्ति हैं, और आपने जल्दी से मेरी बात समझ ली। जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक चतुराना चमक थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को अनावरण कर रहा हो। बेली जिंगवेल ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली, और उसकी आंखों में हल्का आक्रोश था, लेकिन उसने शब्दों को संयमित रखते हुए कहा, क्या यह मेरी तारीफ है, या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? पहली बार मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को जूगे लियांग के स्थान पर देख रहा हूं।
जुओ फैन ने हंसी के साथ अपनी भौहें उठाई और हल्के से सिर हिलाते हुए जवाब दिया, कहा, सही निर्णय करना अंत में बेहतर होता है। कभी कभी थोड़ा भ्रम भी फायदेमंद हो सकता है। बेली जिंगवेल की आंखों में गहरा गुस्सा था और अब वह खुद को संयमित नहीं कर पा रहा था। जुओ फैन का यह उपहास उसकी आत्मा को चीर रहा था। वह पूरी तरह से महसूस करता था कि उसके जीवन की पहली बार वह नफरत का सामना कर रहा था। वह जिस माहौल में पला बड़ा था वहां वह हमेशा खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता था, लेकिन अब जुओ फैन के सामने वह कुछ भी नहीं था, बस एक साधारण मोहरा। इससे उसे और भी गहरी नफरत महसूस हो रही थी। क्या तुम समझते हो कि तुम सब कुछ जान लेते हो? शांगुआन फेन ने गुस्से से कहा। उसकी आवाज में चुनौतियों की गूंज थी, जैसे वह कह रहा हो, क्या तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ हमें बेवकूफ बनाना था? हे, आप गलत व्यक्ति से भिड़ रहे हैं, जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे वह पूरी स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता हो। फिर उसने शांगुआन यूलिन की ओर इशारा करते हुए कहा, अन्याय का एक सिर होता है, अनर्न का एक प्रभु। वह तुम्हारे लिए संदेश लेकर आया है, तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए। देखो, अगर वह केवल अपने स्वार्थ में था और किसी को मारने के लिए चाकू उधार लेना चाहता था, तो वह इस पूरे जाल को कैसे देख सकता था? शांगुआन फेन को अब पूरी तरह से गुस्सा आ चुका था और वह घृणा से शांगुआन यूलिन की ओर देखा। यह कुत्ता कभी सफल नहीं हो सकता था। उसकी हालत ठीक उसी तरह है जैसे बूढ़ी औरत के जैसे। लेकिन शांगुआन यूलिन, जो अब भी गड्ढे में पड़ा था और खून की उल्टी कर रहा था, को अब एक खतरनाक एहसास हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जुओ फैन के बारे में सब कुछ कैसे जान सकता था। वह कैसे मेरे पास आया? यूलिन का दिल चिल्ला रहा था, जैसे उसे लगा कि कोई गहरी साजिश अब उसके सामने उजागर हो चुकी थी। उसे नहीं पता था कि वह खुद ही जुओ फैन के गहरे जाल में फंसा हुआ था और उसने जिन गहरे रहस्यों को छुपा रखा था, अब वे सभी एक एक करके बाहर आ रहे थे। मुझे इस शैतान से डर क्यों लग रहा है? शांगुआन यूलिन का दिल कांप उठा और उसका सारा शरीर शिथिल हो गया, जैसे वह खुद को किसी मुसीबत से बाहर नहीं निकाल सकता था। लेकिन उसी समय एक और कड़ी मुस्कान जुओ फैन के चेहरे पर फैल गई, जैसे वह उन सभी के भी छुपे राजों को एक एक करके सबके सामने ला रहा हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतने लंबे समय तक उसे तिरस्कृत और अपमानित किया, उसे धोखा दिया और मूर्ख बनाया। शांगुआन यूलिन के कुलीन बेटे का चेहरा तुरंत ही अपमान से भर गया। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल था और हिलने डुलने में सक्षम नहीं था, फिर भी वह कुछ देर तक खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और उसका शरीर कांपने लगा। पछतावे के आंसू बिना रुके गिरने लगे और उसका दिल जैसे अनगिनत शापों से भर गया था। हर एक विचार उसके अंदर चिल्ला रहा था और वो सभी अपने गुरु की ओर जा रहे थे, जिसे उसने कभी सच्चा माना था, लेकिन अब वही गुरु उसकी आंखों में छल और अपमान का प्रतीक बन चुका था। वास्तव में उसने अपने मन में सोचा, यह सच है कि घास भी अपनी आत्म इज्जत रखती है और चींटियां भी अपनी सीमाएं जानती हैं। अगर वह मुझे अपना दास बना रहा था, तो वह शायद अपनी ताकत के साथ मुझे नियंत्रित कर सकता था, लेकिन इस तरह के अपमान को सहन करना मेरी आत्मा के खिलाफ है। लेकिन फिर भी वह जानता था कि डोंगजो का सबसे बड़ा कबीला, शांगुआन परिवार, उसका दिल और आत्मसम्मान पूरी तरह से खत्म कर रहा था। वह अब खुद को एक मोहरे के रूप में महसूस कर रहा था, जिसे किसी ने खेला और किसी ने इस्तेमाल किया। लेकिन जब उसे यह एहसास हुआ कि उसकी पूरी प्रतिष्ठा और शक्ति को बिना किसी पहचान के मिटाया जा रहा था, तो उसकी आत्मा तक टूट गई। यदि मुझे पहले ही पता था कि यह सब मेरे लिए एक जाल था, तो मैं कभी भी इस तरह की स्थिति में नहीं गिरता। उसने अपनी आंखों में गहरी निराशा के साथ सोचा। कभी नहीं। सच यह था कि जुओ फैन ने उसे जाल में फंसाने के लिए कभी उसे एक इंसान नहीं समझा। भले ही वह जानता था कि वह शक्तिशाली है, फिर भी उसने उसे एक साधारण चतुराई के साथ धोखा दिया था। लेकिन अब शांगुआन यूलिन को यह महसूस हो रहा था कि सब कुछ खुल चुका था। अब वह उस स्थिति में था जहां हर एक गलती, हर एक शाप और हर एक अनदेखी उसकी आत्मा में गहराई से समाई हुई थी। जो लोग इस दृश्य को देख रहे थे, वे कुछ समय तक सकते में थे। क्या हुआ है? इतनी निराशा और दुख, क्या इस सब की योजना जुओ फैन ने की थी? क्या यह सच था कि उसने सच में उसे इतनी बड़ी चाल में फंसाया था? बेली जिंगवेई, जो सब कुछ देख रहा था, अपनी आंखें बंद करने से खुद को रोक नहीं सका और अचानक दाओ दाओ मांग की ओर देखा, जो जुओ फैन के समीप खड़ा था और उसे ध्यान से देख रहा था।
हाँ, यह सही है कि इस बार सब कुछ शांगवान यूलिन की गलती थी, लेकिन एक छोटा बच्चा जो असलियत से अनजान था, उस पर यह निर्णय ले लिया था। श्री गु को भी इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, है, कहाँ और कहाँ मैंने उसे डराया था ताकि वह मुझसे जल्दी छुटकारा पाए, इसलिए उसने बिना अनुमति के ये काम किया। लेकिन मुझे तो यही उम्मीद थी कि वह ऐसा करेगा। वह बिना किसी संकोच के हंसा और धीरे से कहा, तो क्या प्रधानमंत्री का कहना है कि यह मेरी योग्यता है? खैर, यह बुरा नहीं है। तभी शांगुआन यूलिन, जो गड्ढे में पड़ा था और अपमान के इस हमले के बाद सिसक रहा था, उसे फिर से महसूस हुआ कि उसकी आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा पूरी तरह से टूट चुकी है। यह न सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके परिवार के लिए एक गहरी शर्मिंदगी थी। मैंने क्या किया? उसके अंदर की आवाज पूरी तरह से चिल्ला रही थी और उसके दिल में घृणा और निराशा की एक लहर महसूस हो रही थी। अब वह समझ चुका था कि वह एक सशक्त व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक छोटे मुहारे के रूप में इस्तेमाल किया गया था और वह खुद से इस स्थिति को नहीं हटा सकता था। मेरी सारी मेहनत, मेरी प्रतिष्ठा, सब कुछ इस खेल में घातक रूप से हार चुका है। वह दर्द और घृणा से भरकर महसूस कर रहा था, जैसे उसकी आत्मा चुराई जा चुकी हो। शांगुआन यूलिन का मन बिखर चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें बाहर नहीं निकाल सका और सिसकते हुए अपने अंदर के टूटे हुए आत्मसम्मान को महसूस कर रहा था। श्री गु योजना बनाने में निपुण हैं। जिंगवेई ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी की सेवा नहीं की, लेकिन इस बार उन्हें सचमुच उनकी काबिलियत की सराहना करनी होगी। हर बात को समझते हुए बेली जिंगवेई ने पूरी स्थिति को भली भांति महसूस किया। जुओ फैन की आंखों में झांकते हुए उसने एक गहरी निगाह डाली। यह सिर्फ एक सामान्य बातचीत नहीं थी, अब उसके भीतर एक गहरी चिंता और भय महसूस हो रही थी। वह व्यक्ति जो इतना मंजा हुआ और धैर्यवान था, जिसे इतनी दूर तक सोचने की क्षमता थी, निश्चित ही साधारण नहीं हो सकता। उसकी चुप्पी में एक डर छुपा था और ये सब संकेत दे रहे थे कि जुओ फैन केवल एक चालाक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक खतरनाक और अप्रत्याशित शक्ति था। बेली जिंगवेई ने फिर धीमे स्वर में कहा, श्री गु, आपने हर चीज को इतने सफाई से और बिना किसी चूक के योजनाबद्ध किया है। मुझे लगता है ये रास्ता पहले ही पक्का है। हाँ, जुओ फैन हंसी में मिला। उसकी आवाज में हल्का उपहास था, लेकिन एक गहरी समझ भी छिपी थी। प्रधानमंत्री जी, आप तो एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अब जब आपको पता चल गया है, तो आपको क्या करना होगा? इस सब को बदलने के लिए क्या कोई तरीका बाकी रह गया है? बेली जिंगवेई को कोई जवाब देने की जल्दी नहीं थी। वह जानता था कि जुओ फैन के शब्दों में एक गहरी रणनीति और चतुराई छिपी हुई थी, जिसे समझने में उसे अभी समय लगेगा। फिर उन्होंने कहा, आपका ध्यान सही है, लेकिन इस खेल में सब कुछ वही नहीं है जो हमें लगता है। एक और भी पहलू है, और वह है हमारे सामने की असली चुनौती। दोनों एक दूसरे को नजरों से देखा और फिर बिना किसी शब्द के एक साथ हंसे। जुओ फैन की हंसी में एक तरह का आत्मविश्वास और शक्ति छलक रही थी, जबकि बेली जिंगवेई की हंसी में एक सुलझी हुई योजना का संकेत था। यह बिल्कुल वैसा था जैसे दो प्रतिद्वंदी एक दूसरे को देख रहे हों, लेकिन वह समझते थे कि यह खेल सिर्फ चालों का नहीं, बल्कि गहरे उद्देश्य का था। दोनों की आंखों में एक समान ऊर्जा थी, लेकिन एक दूसरे से पूरी तरह अलग। जैसे दो महान विचारक एक दूसरे को चुनौती दे रहे हों, हर कदम पर बारीकी से विचार करते हुए। लेकिन इस समय उनके आसपास का माहौल भी बदल चुका था। कोई भी इस खेल में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था, और यह सब कुछ महसूस करने के बाद शांगुआन यूलिन का आत्मसम्मान बिल्कुल टूट चुका था। कोई नहीं जानता था कि वास्तव में जुओ फैन के पास क्या ताकत थी, लेकिन वे सभी जानते थे कि उसके भीतर कुछ ऐसा था जो दूसरों से बहुत अलग था। सभी की आंखें अब जुओ फैन पर थी, जो इस समय पूरी दुनिया को अपनी योजना में समेटे हुए था। उसके आत्मविश्वास और शांति ने सभी को चौंका दिया था। वह जानता था कि उसकी स्थिति कितनी मुश्किल है, लेकिन फिर भी वह बिना किसी घबराहट के शांत और संभल कर अपनी चालें चल रहा था। बेली जिंगवेई और अन्य लोग, जिनकी नजरें अब उसके हर एक कदम पर थी, सकते में थे। उनकी नजरों में एक भय और सतर्कता थी, जैसे उन्हें यह महसूस हो रहा था कि जुओ फैन का आत्मविश्वास सिर्फ छलावा नहीं था, बल्कि उसमें छुपी हुई एक अदृश्य शक्ति थी जिसे कोई भी समझ नहीं पा रहा था। अब पूरे कमरे में एक गहरी शांति थी, जैसे हर किसी की सांसें थमी हुई थीं।
और तब जैसे ही जुओ फैन ने अपनी आंखें संकुचित की और यिन जी की योजना पूरी होने की घोषणा की, एक हलचल सी मच गई। फिर अचानक जुओ फैन के पैरों से एक अदृश्य लहर उठी और एक तेज प्रकाश ने सब कुछ ढक लिया। वह प्रकाश इतना चमकीला था कि उसने सभी को अंधा कर दिया और फिर वह उनके बीच एक अदृश्य दीवार की तरह खड़ा हो गया। सभी लोग डर से पीछे हट गए। उनकी आंखें चमकीली रोशनी से चमक रही थीं। बेली जिंगवेई और अन्य लोग बिना रुके अपनी पलकों को ढकने लगे, जैसे किसी के सामने यह सचमुच अकल्पनीय था। जुओ फैन के प्रभुत्व ने सबको हिला दिया था और अब उन्हें समझ में आ गया था कि यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक जीवन मृत्यु का संघर्ष था। उस पल में पूरे कमरे में गहरी खामोशी फैल गई। इस क्षण में जैसे ही एक पुरानी यादगार आवाज गूंज उठी, बेली जिंगवेई की आंखों में आश्चर्य और जिज्ञासा की छलक आई। यह प्राचीन तारा संरचना है? कैसे हो सकता है? यह तो खो गया था, फिर यह कैसे? वह हकलाते हुए पूछने लगा, जैसे कुछ बड़ा रहस्य उसकी समझ से बाहर था। चमकीले प्रकाश की उस किरण को हैरान होकर देखता हुआ वह आदमी थोड़ा चौंका और फिर गहरे आश्चर्य में डूबते हुए बेली जिंगवेई से बोला, क्या क्या आप इस बोतल को पहचानते हैं? उसका शरीर हल्के से कांप रहा था, जैसे कुछ अदृश्य भाई उसे घेरने लगा हो। फिर उसने जब जुओ फैन के बारे में सुना तो उसकी प्रतिक्रिया और भी गंभीर हो गई। वरिष्ठ मास्टर क्यूई, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह पहला मौका है जब मुझे इस युद्ध समूह का सामना करना पड़ा है। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है, लेकिन इसका असर क्या होगा? क्या इसका हमारे ऊपर कोई असर होगा? बेली जिंगवेई की आंखें और भी चौड़ी हो गई और उसकी आवाज में एक हल्की घबराहट थी। तुम बहुत बोल रहे हो। सामान्य दिनों में बेली जिंगवेई का चुप रहने का स्वभाव था, लेकिन इस समय उसकी शांति टूट चुकी थी। उसकी आंखों में एक तेज क्रोध और तनाव था, जैसे वह किसी अनकहे डर का सामना कर रहा हो। जुओ फैन ने चमकती हुई किरणों के बीच एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्रधानमंत्री मो, आपको गुस्से में आने की जरूरत नहीं है। यह मेरी योजना का हिस्सा है और वैसे भी यह आखिरी समय था। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, यह प्राचीन तारा संरचना है, 7 सितारा की लड़ाई। वह मुस्कुराया, फिर थोड़ी चिढ़ाते हुए बोला, और क्या है? ये तो बस टेलीपोर्टेशन है। क्या टेलीपोर्ट? बेली जिंगवेई की आंखें विस्मय से फैल गई, उसकी पुतलियां सिकुड़ गई और फिर उसने जल्दी से अपनी आवाज में घबराहट भरते हुए चिल्लाया, जल्दी उसे रोको, उसे यहां से टेलीपोर्ट मत करने दो। एक जोरदार आदेश के साथ भीड़ ने भागकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जुओ फैन ने चुपचाप मुस्कुराते हुए अपना सिर हल्का सा हिलाया और बिना घबराए कहा, देर हो चुकी है। यह स्टार टेलीपोर्टेशन बहुत तेज है। एक बार चाल चली तो यह क्षणभंगुर हो जाएगा। आप चाहे जितनी कोशिश कर ले, यह ऐसा होगा कि आप इसे पकड़ नहीं पाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सक्षम हैं। जुओ फैन ने हल्का सा कंधा झटकते हुए और थोड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, आप देर से आ चुके हैं। मेरे लिए यह अब एक खेल बन चुका है। तभी जुओ फैन ने एक चमत्कारी मुस्कान के साथ हाथ में हल्की सी गति की और उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा, जैसे वह वाकई गायब हो जाएगा। ये दृश्य देखकर बेली जिंगवेई की पलकें झपक गईं। उसकी आंखों में अनिच्छा और डर था। वह अपनी मुट्ठियां ताने हुए था, जैसे कुछ गहरे भय को खुद में समेटे हुए हो। उसकी घबराहट साफ छलक रही थी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर एक समर्थन मुझे और बेहतर बनाने और नए रोचक कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। आपका प्यार ही मेरी असली ताकत है।